गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो था वो था गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। हमने आपको पढ़ाया था, वही चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हुआ है। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये दूसरे चैप्टर का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। कल हमारी और आपकी माय डियर स्टूडेंट जो बात हुई थी वो हमने आपको बताया था क्षेत्रफल वेक्टर, घनकोण, क्षेत्रफल वेक्टर, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स। ये हमारी तीन चीजें कंप्लीट हो गई थी। हमने आपसे कहा था कि वो तीन ये चीजों को कंप्लीट करेंगे तब हम गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है और कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में आज हम जानते हैं, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड संबंधित। ठीक है, इससे पहले हमारा कहना है, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाला वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक आपको वो वीडियो नहीं देखा होगा, जब तक आपको क्षेत्रफल वेक्टर, वैद्युत फ्लक्स और घनकोण नहीं पता होगा माय डियर स्टूडेंट, उसके अलावा आप गॉस की प्रमेय या गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, याद रखना, कहीं कहीं पर गॉस की प्रमेय लिखा मिलता है, कहीं पर गॉसियन पृष्ठ लिखा मिलेगा, कहीं कहीं काल्पनिक प्रमेय लिखी मिलेगी। इन तीनों का एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को देखना, जब पहले उस वीडियो को समझना तभी ये वीडियो समझ में आएगा। जब तक वो वीडियो नहीं समझ में आपको नहीं समझ में आएगा तब तक माय डियर स्टूडेंट, तब तक आप ये वीडियो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लेके आए हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है और कैसे प्रूव करेंगे, सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गॉस की प्रमेय यानी गॉसिस थ्योरम। ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। एक और देखना, जो भी एनसीईआरटी वगैरह या जो वैसी बुक हैं या और भी बहुत सारी बुकों में, उनमें गाउस लिखा होता है। क्या लिखा होता है माय डियर स्टूडेंट? गाउस। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पर गाउस लिखा है, सर जी ने गॉस बताया, ये एक ही होता है। ठीक है, इन तीनों का एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि और कोई फिर और कोई अभी तो बनी नहीं है आपके सिलेबस में जो है। ठीक है, ये गाउस लिखा होता है। गाउस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय जो भी लिखा हो उसे आप क्लियर ही मानेंगे, वो तीनों एक ही चीज है। ठीक है, चलो, तो माय डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय देख लो माय डियर स्टूडेंट। गॉस की प्रमेय को हम काल्पनिक प्रमेय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनो, गॉस की जो प्रमेय है, एक गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय बनाई। जैसे किसी चीज की कल्पना करो, देखो किसी चीज की कल्पना माय डियर स्टूडेंट समझे ना, किसी चीज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, जैसे समझाने के लिए बता रहे, जैसे मान लो घर में एक बल्ब जग रहा, ठीक, एक मोमबत्ती जग रही, एक कैंडल जग रही और एक बल्ब जग रहा। अगर हम आपसे पूछें कि किसमें ज्यादा रोशनी है, मतलब कौन 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 अधिक एरिया को प्रकाशित करेगी, तो आपका आंसर होगा सर बल्ब ज्यादा करेगा। अगर देखा जाए मोमबत्ती भी किसी खुली जगह में लगाई, हवा ना लगे, तो वो भी प्रकाश करेगी। तो इसका हम आंसर माय डियर स्टूडेंट क्लियर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये कल्पना है। क्या है? कल्पना है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये 2 मीटर, जैसे हम कहने लगे, हाँ अगर मोमबत्ती जगाओगे तो मोमबत्ती के चारों तरफ 2 हाथ दूर प्रकाश देगी, बल्ब अपने चारों ओर 20 हाथ दूर प्रकाश देगा। जरूरी है 20 हाथ दूर दे, उसके आगे पीछे भी दे सकता है। हम समझाने के लिए बता रहे, ये मत कहना कि यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, हम एक बात बता रहे। तो अगर आप बताएंगे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि 10 हाथ 5 हाथ चारों तरफ प्रकाश देता है बल्ब या कैंडल, तो आपके बताने का जो एक तरीका होगा या वो होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका एक तरह की कल्पना ही तो है। क्या है? कल्पना है। तो ये आपकी एक कल्पना है, इसीलिए हम इसे काल्पनिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देखना, ये एक मेरा गोला है। ठीक है, हमने मतलब इसको गोल नहीं बनाना, आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया, जब इसकी हम कल्पना करते हैं तो माना एक पृष्ठ है, आप ऐसे करके तिरछा, बेड़ा, उल्टा, सीधा कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि सर जी ने गोल बनाया हम भी गोल बनाएंगे। ठीक है, हमने तो कंप्यूटर से बनाया तो गोल बना दिया। ठीक है, वहां से तो एरो ले लिया। ठीक है, आप जैसे चाहो ऐसे तिरछा, ऐसा जैसा चाहो वैसा बना सकते, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एक हमने प्रश्न लिया, समझना ध्यान से, अब इस चित्र को समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। माना एक प्रश्न मान लिया हमने, माना एक
काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना माना माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ए है। माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका काल्पनिक क्षेत्र है गोला है, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो है कैपिटल ए। अब जैसे हमने कल समझाया था आपको कि बहुत बड़ा तरबूज है, तो तरबूज का क्षेत्रफल मान लो ए है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ए है, लेकिन अगर हम इसमें से थोड़ा सा पीस काट के निकाल ले, देखो है एक चक्कू हमने यहां से लगाया, एक यहां से लगा दिए, पीस काट के निकाला, कल समझाया था किसमें, घनकोण में, याद है घनकोण में समझाया था। अगर वहां से तुम्हें दिमाग में चढ़ा होगा घनकोण में वाली बात अगर आप माय डियर स्टूडेंट दिमाग में होगी तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था उसको कंप्लीट कर लेना। तो जैसे समझना ये पूरा तरबूज है, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हमने ये मान लिया, समझाने की बता रही। और यहां से अगर हमने दो चक्कू मार दिए किधर से, इससे काट करके ये जो बीच में एकदम चिलम ऐसा शंकु ऐसा दिख रहा है, यहां से एक पीस काट के निकाला, तो ये जो पीस होगा, तो अगर हम आपसे पूछें ये जो पीस होगा ऊपर का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, जहां पर हम जो माउस से घुमा रहे ग्रीन करके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज कर लें तब देखिएगा, रेड ले लें। देखो जैसे मान लो हमें इसकी बात करें, इसकी ले लिया, इसकी बात करें, ले लिया, तो ये जो क्षेत्रफल है, आप सुनना ध्यान से, ये जो क्षेत्रफल है जो हमने रेड से किया, ये क्षेत्रफल है बेटा, ये पूरा क्षेत्रफल तो ए है, लेकिन इसकी बात करें तो ये कितना अल्प ही तो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल अल्प, तो यानी इस ये जो यहां पर है इसका अल्प क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने डी ए। ध्यान समझना, इसका जो हमने क्या बताया, इसका जो पहले का क्षेत्रफल था, सुनो, इसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो कितना था, ये हमने बनाया है, माना एक काल्पनिक पृष्ठ ए, माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना माना माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ए। लेकिन ये जो ऊपर जहां से हम एक कल्पना कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हमने ये होता अल्प क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था जब भी अल्प शब्द लगता है, जैसे हम पूरे की बात करें, और कल मैंने बताया जैसे 20 लीटर दूध हो, उसमें से 10 ग्राम या 100 ग्राम निकालें, तो 100 ग्राम 20 लीटर क्या हुआ, अल्प तो ही हुआ, तो उसमें हम क्या डी लगा देते, औकलन के रूप में बन जाता, ठीक है। बस कल समझाया था हमने, हाँ। तो देखो इस पूरा क्षेत्रफल कितना था माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ए था। इसमें से जो हमने ये छोटा सा अल्प एरिया लिया, इसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, डी ए। अल्प एरिया जो लिया इसका हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया, डी ए। ध्यान समझना, सही है। आगे देखो, अल्प, फिर समझ लो, ये जो आपका पूरा क्षेत्रफल, ये जो आपका पूरा क्षेत्रफल था, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना था ए, और इससे हमने काट कर ये जो हमने अल्प एरिया निकाला इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए। तो अल्प एरिया जो निकाला है, उसका क्षेत्रफल, अल्प एरिया का क्षेत्रफल कितना है, डी ए, कितना है, डी ए, सही है। अल्प एरिया का क्षेत्रफल हमने डी ए मान लिया का है, देखा डी ए, ठीक, ओके। ये जो बेटा पृष्ठ हमने बताया तरबूज का साइड पीस मान लो, इसका जो यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया पी, क्या मान लिया माय डियर स्टूडेंट, पी। अब ये जो काल्पनिक गोला माना, तो बेटा इसकी कुछ त्रिज्या होगी, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ध्यान समझना, त्रिज्या कितनी मान ली, स्मॉल आर, स्मॉल आर त्रिज्या मान ली, ठीक। जब त्रिज्या मान ली तो इसका केंद्र कितना है, ओ, तो केंद्र इसका है ओ। इस केंद्र पर एक आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश, बात तो एक ही है। हमने मान लिया, माना इस पर आवेश कितना रखा है, तो आपका आंसर होगा इस पर आवेश रखा है क्यू। कितना आवेश रखा है माय डियर स्टूडेंट, क्यू आवेश रखा है। यहां पर पॉइंट हमने कितना माना, पी, और इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी, आर, सही है। ये त्रिज्या कितनी मानी, आर। कल हमने आपको समझाया था माय डियर स्टूडेंट, अगर ये यहां से देखो ऊपर से मिला, ये दोनों अटैच हैं, ये यहां से ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा केंद्र यहां पर कोण बनेगा, छोटा होगा तो छोटा कोण बनेगा, बताया था चित्र के द्वारा, ठीक है। तो ये है इसके द्वारा जो यहां पर कोण बनता है उसे बोलते घन कोण, इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते, देखो चित्र में लिखा है, सही है। तो यहां से चाहे ऐसे मान लो इसकी त्रिज्या आर है, समझ लो। अब क्लियर, चित्र में ना आए तो अलग अलग दिखा दिया हम, ठीक है। इसकी त्रिज्या आर है। अब हम माय डियर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं इस जो काल्पनिक पृष्ठ है इसका केंद्र ओ है, तो हम ये कह सकते हैं इस काल्पनिक पृष्ठ के केंद्र ओ पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, काल्पनिक पृष्ठ के ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, क्योंकि त्रिज्या आर है। काल्पनिक पृष्ठ के, ध्यान समझना, काल्पनिक पृष्ठ के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर अल्प क्षेत्रफल डी ए है।
है, जहां पर अल्प क्षेत्रफल डीए है और क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो हो जाएगा डीए वेक्टर। देखो हमने बताया ये डीए का मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का परिमाण है, लेकिन ये लिखा डीए वेक्टर मतलब इस पूरे का ये है एकांक, वो है क्षेत्रफल वेक्टर का बताया था। हाँ, ये जो ऊपर है इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, अल्प क्षेत्रफल वेक्टर वो है डीए वेक्टर। कितना है? अल्प क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर है। अब माय डियर स्टूडेंट, जब ये यहां पर इसमें बिजली की बात कर रही, विद्युत होगी, तो जब ये विद्युत, तो इसके यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना है? वेक्टर ई। अब हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा है। बस इतना चित्र में है। फिर समझ लो, माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इससे एक अवयव, इसका एक ऐसे बोल सकते हैं अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ पर बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल, अल्प पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल dA है, अल्प पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इस काल्पनिक पृष्ठ पर, काल्पनिक पृष्ठ का केंद्र O है, काल्पनिक पृष्ठ के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच कोण थीटा है। क्लियर है? यानी क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा है। अब माय डियर स्टूडेंट यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ? अब तो समझ में आ गया होगा चित्र बिल्कुल, क्योंकि कल समझा होगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, ज्यादा कुछ है ही निकलने वाला चित्र है। चलो आगे चलते, आराम से पढ़ो, स्लोली। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र, ये होती क्या गॉस की प्रमेय, सही है? तो अब देखो ये जो हमने लिखा है, ध्यान समझना, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका माय डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। ये कभी इधर से उधर नहीं चेंज नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम दिमाग में रखना, ठीक है? क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या बोला हमने? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध में कुल आवेश स्मॉल क्यू, ठीक है? कुल स्मॉल क्यू आवेश, ऐसे बोल सकते हैं, चाहे क्यू को यहां लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये है स्टेटमेंट सेम टू सेम। फिर समझ लो क्या कहा उसने कहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ये देखो बंद पृष्ठ, मान लो, समझो ये हमारा बंद पृष्ठ है, जब इसमें मान लो बंद पृष्ठ है तो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही तो आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता, कल बताया था। मतलब जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ज्यादा आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। वही किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो ये जो पृष्ठ है इससे जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कॉमा उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध में कुल आवेश। मान लो हमने क्या बोला, इसके केंद्र पर आवेश क्यू है, यानी उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध में कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसे दिमाग में रख लो। आपको जैसी लिखी है बस इसी प्रकार सेम दिमाग में रखना है, इसलिए बस समझा दिया हमने। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, जैसे हम बता दें इसको तरीका बता, ये जो प्रमेय है, जैसे माय डियर स्टूडेंट आप उसमें करते थे मैथ में, याद होगा, प्रूव करना, सिद्ध करना, उत्पत्ति करते थे, वैसे ही है ये आपका एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? जैसे वहां पर आती प्रमेय, ये तो ऐसी प्रमेय होगी, मालूम नाम हो गया इस प्रमेय, ये प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही बताएंगे। सेम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखो जरा ध्यान से, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमें सिद्ध क्या करना है? कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, कल बताया था। कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना, यानी हमें प्रूव करना है फाई बराबर Q/ε0। बस यही हमारा सॉल्व हो गया। सही है, वही उसने देखो ये जो आपका ब्रैकेट में दिख रहा है, ये इतना सा स्टेटमेंट, ये आपकी पूरी हिंदी है। क्या कहा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना, देखो है कि नहीं है? बस यही आपको इसमें उसने कहा है कि आपको ये प्रूव करना है फाई बराबर Q/ε0। अब बात समझ गए? इस प्रमेय का, इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ गए, आपको प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो भी समझ गए। अब हम प्रूव करते हैं। चित्र बिल्कुल क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, अब तो कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते।
सबसे पहले अभी अभी हमने जो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हमने जो पीछे चित्र जो बनाया था उसके बारे में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, माना एक बंद पृष्ठ, माना एक बंद पृष्ठ कैपिटल है, जो मतलब बंद पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कैपिटल है, समझ लो। माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल है, जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित, बताया था। जब कोई बंद पृष्ठ ए है उसके अंदर कोई बिंदु ओ है जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, अभी बताया था पीछे, ठीक। ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ये भी आपको बताया था। ओ जो है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस आवेश स्मॉल क्यू के कारण, इसमें क्या लिखा, ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। यहां से माय डियर स्टूडेंट चाहो तो यहां से एक लाइन और बढ़ा सकते हो, क्या यहां लिख सकते हो, जिस पर स्मॉल आर दूरी पर, यहां ना बढ़ाओ, यहां से बढ़ा दो, जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश, कोई बात नहीं, बना है, ज्यादा ना बढ़ाओ, ले लिखा तो वही क्यू, फिर एक लाइन क्यों, सही है ना बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए एक दो बढ़ा सकते हो, कैसा कि यहाँ से स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है, ये धनात्मक आवेश से आता हम मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बोला, ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, क्लियर है, यहाँ से लाइन ना बढ़ाओ, इतनी पर्याप्त है, कंफर्ट। आगे क्या लिखा है, इस आवेश स्मॉल क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस इतना सा आपका स्टेटमेंट हो। बात जितनी हमने माय डियर स्टूडेंट आपको पीछे बताई इतनी सारी लिखी, क्या लिखी, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस आवेश स्मॉल क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, अभी तीव्रता निकालेंगे फिर प्रूव करेंगे। आगे चलें, चलो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो हम कह सकते हैं बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जैसा कि स्क्रीन पर अपने आप लिख के आ रहा होगा, यानी बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कहां पर तीव्रता तो निकालनी, कहां से, ओ से आर पर, ठीक है। तो बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आपको फॉर्मूला रटा होगा, क्या बताया था, देखो फॉर्मूला सबको रटा होगा, क्या बताया था बताओ एक बार, क्यू बराबर, याद है, क्यू बराबर, पहले तो ये लिखेंगे, क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर, ये बताया फॉर्मूला, सब रटा है, ठीक। बस जो हमने फॉर्मूला बताया तो वही वाला आगे आएगा, देखो आ गया, यानी क्या बोला, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर, ये लिखा है कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसने पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसी को समझ में आया होगा ये, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं जब आपका कोई चीज पीछे वाली माय डियर स्टूडेंट पढ़ी होगी तभी समझ में आएगी, अब बीच में से कोई चीज पढ़ने लगो तो टाइम लगेगा उसको समझने में, ठीक है। इसका डेरिवेशन होता है, ये सूत्र दिमाग में रख लो, और जिसका ना पढ़ा वो पीछे से वीडियो में जाकर के पहले जाके देख ले, समझ ले, उसे सीख ले, डेरिवेशन करो, रफ में 2 बार करो तभी सीखोगे, ठीक है। बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, वो होगी कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलो, ये जो था इसे हमने मान लिया समीकरण 1 डाल दें, तो इसे हमने डाल दिया समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अभी हम बात क्या करी थी, पूरा जो गोला था, पूरे गोले का क्षेत्रफल हमने ये माना था, का जो पृष्ठ था उसका संपूर्ण पृष्ठ ए माना था, लेकिन हमने बताया जब उसका हम अल्प क्षेत्रफल मानेंगे तो डी लगाते हैं, ठीक। तो इसीलिए लिखा है अल्प, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमने आपको घनकोण पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि जो पूरा गोला होता है उसके द्वारा केंद्र पर अलग कोण बनेगा, 4 पाई बनता है, लेकिन जो अल्प क्षेत्रफल होता है उसके द्वारा कोण कितना बनता है उसे, तो वही है, यानी अल्प क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, यानी वैद्युत फ्लक्स वाली अल्प क्षेत्रफल, ध्यान समझना, अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना किसके द्वारा, डीए द्वारा, क्योंकि पूरे गोले से जो माय डियर स्टूडेंट निकलेगा वो वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, लेकिन जो अल्प क्षेत्रफल डीए है इसके द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा हम ये करेंगे, और इसके बाद कल याद होगा क्या कर देंगे, समाकलन, ठीक है। अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, नई लाइन से देखो क्या हो जाएगा, डी फाई, ये वाला कल से ही आया, ठीक है, ये जिनने कल देखा वही बता सकते हैं, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, सही है। तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये वैद्युत फ्लक्स होता है, वहां से आप कल हमने बताया था, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, यानी दो वेक्टर हैं अगर उनका आदेश गुणनफल है उन्हें तोड़ोगे तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा।
माय डियर स्टूडेंट इसी प्रकार हमने सेम टू सेम क्या लिख दिया, इसका जो वेक्टर था उसे तोड़ दिया, यहां से बन गया डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या बन गया, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा बन गया। हमने यहां से क्या किया, इससे ए बी कॉस थीटा लगा दिया तो इनके सबके वेक्टर हट गए, तो यहां से बन गया डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा बन गया, ठीक, पीछे हमने समीकरण 1 माना था, ठीक, इसे माय डियर स्टूडेंट हम डालते हैं समीकरण 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे हमने डाल दिया समीकरण 2, इसे समीकरण 2 डाल दिया। अब हमने क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पीछे आपने समीकरण 1 देखा, देखो ध्यान से, ध्यान देखो, समीकरण 1 है, समीकरण 1 जो है हमने माना था, क्यों माना था, क्योंकि समीकरण 1 किसकी वैल्यू है, कैपिटल ई की, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है, सही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब यहां तक आ गए, देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से कैपिटल ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, ध्यान रखना, पीछे जो समीकरण 1 था उसका मान उठा करके कहां रखने, समीकरण 2 में, यहां पर ई की वैल्यू रखनी है, ध्यान समझना, ठीक, आगे चलते, सही है, कैपिटल ई का मान उठा करके कहां रखना, समीकरण 2 में। चलो हमने क्या किया, ध्यान समझना, देखो कैसे, देखो ध्यान देखना, डी ए कॉस थीटा था, इस कैपिटल ई का जो मान है कितना है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वो वैल्यू उठा करके यहां रख दो। अब बनेगा क्या, वो देखो आगे स्क्रीन पर, देखो दिख रहा होगा, डी फाई बन गया, डी फाई बराबर, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू इतनी सी है, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया, सही है, ये पूरी वैल्यू अगर हम पूछें किसकी है, कैपिटल ई की, यही तो होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर हम पूछें आपसे ये जो वैल्यू है किसकी है, कैपिटल ई की, तो कैपिटल ई का मान हमने समीकरण 1 से उठा के यहां रख दिया, आपका समीकरण ये बन गया। क्लियर है यहां तक, चलो आगे चलो, मान रख दिया। अब देखो आगे हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, इसको मिला दिया, देखो कैसे, डी फाई बराबर, ध्यान समझना, डी फाई बराबर ये जो क्यू था, ये जो आपका क्यू था उसका हमने 1 में गुणा कर दिया, यहां लिख दिया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और इसे अलग लिख दिया डी फाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसे अलग लिख दिया। क्लियर है, क्या बताया हमने, हमने ये बताया माय डियर स्टूडेंट, इसे q का 1 में गुणा कर दिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अलग लिख दिया, और इसको हमने अलग लिख दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलो, डी फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पर रख दी। आगे चलो, कोई दिक्कत यहां तक, अब ध्यान समझना मेरी बात को, वैद्युत फ्लक्स से, वैद्युत फ्लक्स जो हमने कल बताया तो उसकी परिभाषा से, उसके द्वारा देखना, ये जो वैल्यू है देखना ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स कल देखना, कल हमने बताया था डी ओमेगा, कहा था याद रखना, हमने बताया था डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जब कोण ऐसा हो, बताया था, क्या बताया, डी फाई बराबर, हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स जो बताया था वो हमने क्या बताया था, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा डी ए कॉस थीटा था, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, डी ओमेगा लगा सकते हैं, इस पूरे की जगह, इस जो ये लिखा है, इस पूरे की जगह हम क्या लगाएंगे, डी ओमेगा लगा दें, क्योंकि इसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट, तो इसकी जगह हम डी ओमेगा लगा देंगे, क्या बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये बन गया डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब माय डियर स्टूडेंट आपको पता है, अभी हम बात किसकी कर रहे थे, शुरू से देखना, अभी हम बात कर रहे थे अल्प की, किसकी बात कर रहे थे, अल्प की बात कर रहे थे पीछे, अभी हम अल्प क्षेत्रफल की अल्प की बात कर रही थी, लेकिन जब हम डी अल्प मतलब डी लगाए और डी जब हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। एक और चीज बता दें, जब हम संपूर्ण की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक और तरीका है, कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आपको समोसम लगा मिलेगा, समय सम जानते हो, ऐसे उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे सिग्मा, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वाला चिन्ह ऐसे करके, नहीं संपूर्ण पृष्ठ के लिए सिग्मा ऐसे करके ये जो वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो ये भी ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, इसलिए बता रही, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर जी समाकलन किया और उसमें सिग्मा लगा था, उसमें सिग्मा समोसम करके सॉल्व किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डी बन गया, अब डी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, समाकलन, ठीक है, क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी हमने देखो, हमने जब ये डेरिवेशन शुरू किया है माय डियर स्टूडेंट, तो हमने अल्प लेके चले, अब अल्प के लिए हमने बात निकाली, जैसे समझो, जैसे हमने बिल्कुल समझो जैसे समझा रहे, कोई मान लो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, सेल टैक्स ऑफिसर, ठीक है, वो अगर आपकी दुकान में आता है, आपका दुकान है, ठीक है, किसी चीज की मटेरियल की आता है, तो ये बताओ आपके यहाँ पर अगर 20 कुंटल मटेरियल रखा, का वो 20 कुंटल की जांच करेगा, नहीं, उसमें से 150 ग्राम निकाल लेगा, उसी की जांच कर लेगा, अगर वो 150 ग्राम अच्छा निकला तो आपका पूरा मटेरियल अच्छा है, और अगर वो खराब निकला तो आपका पूरा मटेरियल कैसा है, खराब है, बात समझिए। इसीलिए यहां पर हम पूरे पृष्ठ की नहीं, हमने सिर्फ अल्प पृष्ठ को लेके चले और यहां तक आ गए। इसके आने के बाद अब हम लगा देंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, सही है, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, ठीक, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, समाकलन,
समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंट्रीकेशन। इंट्रीकेशन क्या लगा दिया, डी फाई। इंट्रीकेशन डी फाई, इंट्रीकेशन डी फाई बराबर, इंट्रीकेशन डी फाई बराबर इंट्रीकेशन, इसको यहां रख दिया, इंट्रीकेशन डी फाई बराबर इंट्रीकेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी वैल्यू हमने क्या लगा दी, डी ओमेगा। आगे देखो हमने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया, क्या रख दिया, इंट्रीकेशन डी फाई। इंट्रीकेशन डी फाई बराबर इंट्रीकेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी। क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट, समाकलन कर दिया। ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट जिनका जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझे, हम जो तरीका बताते हैं वो सिर्फ आपका काम करेगा। ठीक है, ऐसे समझो, झंडुआ में थोड़ी देर के लिए हाल आराम मिलेगा। ठीक है, उसका अगर फुल प्रोसेस समझोगी तो उसके लिए मैथ में ही बताया जाएगा, बहुत डिटेल समाकलन सीखना। ठीक है, हम जो बता रहे मेरा समझो, ये जो सांप है, बायो वाली समझे, ये जो सांप है, सांप बता चौचैया है, ये सांप और डी की बहुत बड़ी दुश्मनी, सांप डी को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। यहां समझ गए। और एक दूसरी बात याद रखना, जिसमें डी शब्द ना लगा मिले वो आपके लिए हानिकारक है, उसको हाल बार फेंक दो। बायो वाली समझे। ठीक है, जैसे हम तरीका बता रही, क्या बताया हमने, सांप अगर डी सांप जो होता है अगर डी वाले शब्द को खा जाएगा। ठीक, और दूसरी बात जो सांप होगा वो और जिसके साथ डी नहीं लगा मिलेगा उसको बाहर कर दो, उससे इन्फेक्शन फैलता है। चलो आगे देखो, समझाने का तरीका है। तो अभी हमने पीछे क्या बताया, देखो ध्यान से, अभी हमने पीछे क्या बताया, सांप डी को खा जाएगा तो डी और सांप कैंसिल हो जाएगा। ये इससे हमें बुखार होता है, ये इन्फेक्शन करेगा क्योंकि इसमें कहीं डी नहीं है, डी सिर्फ इसमें है, तो इसको बाहर कर दो। कैसे, देखो समीकरण में देखो, हो गया। तो इसके जो यहाँ पर डी थी, जो यहाँ पर डी लगी थी वो सांप ने खा ली, सही है, जो यहां पर डी लगी थी वो सांप ने खाली, खत्म हो गई। और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या था, इन्फेक्शन करता था, इसको बाहर कर दिया। समझाने के लिए मैथ वाली क्या समझेंगे, मैथ वाली समझते होंगे, क्योंकि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें डी नहीं लगी, इसका समाकलन तो होगा नहीं। ठीक, और इंट्रीकेशन डी ओमेगा, इस पूरे का मान चाहे तो ऐसा समझ लो, दो तरीके हैं, ये समाकलन जो है वो डी को खा जाए, खत्म, ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती नहीं। समझो, इंट्रीकेशन डी ओमेगा का डायरेक्ट मान कल हमने बताया था घन कोण में, देखो हमने डायरेक्ट मान बताया था, इंट्रीकेशन डी ओमेगा मान किसके बराबर होता है, 4 पाई। क्यों होता है, क्योंकि इंट्रीकेशन डी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ओमेगा, और हमने बताया था केंद्र पर पूरा कोण कितना बनता है, 4 पाई। कितना बनता है, 4 पाई, सही है। तो वही तरीका है, समझ लो, हमने क्या बताया, सांप डी को खा जाएगा, ओमेगा बचा, ओमेगा 4 पाई रख दो, ऐसा समझ लो। ठीक है, आगे चलो। तो इसकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 4 पाई होती, जितना भी हमने गोला किया तो इसकी वैल्यू हमने 4 पाई रख दी। क्या बन गया, फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए, यानी 4 पाई से 4 पाई हमने काट दिए, 4 पाई से 4 पाई काट दिए माय डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या निकल के आया, वो निकल के आया फाई बराबर Q अपॉन, यानी क्या बच गया, एप्सिलॉन 0, यानी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही आपको सिद्ध करना था माय डियर स्टूडेंट। देखो ध्यान से देखना, दिखा दें, देखो है, हमने पहले ही से इसमें ब्रैकेट लगा रखा था, हमने कहा था, ये देखो ब्रैकेट कहा था हमें यही प्रूव करना, यानी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही प्रूव करना था। अब आ जाओ, हमने प्रूव कर लिया या नहीं कर लिया, ये देखो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। बस माय डियर स्टूडेंट यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपकी प्रमेय कंप्लीट हो चुकी है। हमें आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगी, बहुत स्लो बताई, आराम से बताई, वैसे 2-4-10 मिनट की थी, वैसे ये वीडियो 30 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, अब सुन लो, यहाँ से अब एक स्टेटमेंट और लिख सकती हूँ माय डियर स्टूडेंट, कैसे, देखो फाई है तो फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, फाई लिखने का तरीका बता रहे, फाई, और इसे अलग अलग करूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख सकते या नहीं लिख सकते, देखो ध्यान से, ऐसे करके लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। बस फाई क्या है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, Q क्या है, कुल आवेश, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता होगा इसे, यही तो कहा था उसने, कलर चेंज कर माय डियर स्टूडेंट, उसने आपने क्या था, उसने कहा था संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो हो गया फाई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, हो गई, ये हिंदी से भी कंप्लीट हो गई, और जो हमें प्रूव करना था, जो हमें सिद्ध करना था वो भी आ गया। ठीक है, तो हमें आशा है कि गॉस की प्रमेय आपकी कंप्लीट हो गई होगी माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत ही स्लो आपको कंप्लीटेड करा दी है। अब माय डियर स्टूडेंट, ये उन्हीं बच्चों को भले ही समय, हमने अपने शक में तो सही से बताया, ये उन्हीं बच्चों को भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जिन बच्चों ने पहला वीडियो कल वाला नहीं देखा है, तो कल वाला देख लें वीडियो, फिर इसको देख लें, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वीडियो कंप्लीट करके आएंगे कल अगले वीडियो के लिए, क्यों, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा
गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो होंगे उनका हम डेरिवेशन कराएंगे, तो आपको ये पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो समझ में आएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हमें आशा है कि ये वीडियो जैसा भी लगे आप बताना। इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।